दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि राज्य का प्रमुख कौन होता है? उस राज्य का राज्यपाल या मुख्यमंत्री? या उस राज्य की शक्तियाँ किसके पास होती हैं? मुख्यमंत्री के पास या राज्यपाल के पास? या अधिक शक्तिशाली कौन है? क्योंकि शक्ति को लेकर के हम अधिकांशतया देखते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच वाद विवाद चलता ही रहता है। तो आज की वीडियो में साथियों हम राज्य की कार्यपालिका, उसके प्रमुख राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन दोनों की तुलना भी समझेंगे और वीडियो को इन दोनों की शक्तियों आदि को वर्णन करते हुए संवैधानिक पदों के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो के साथ साथियों अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमेशा की तरह मैं आपको 3 प्रश्नों के उत्तर भी करवाने वाला हूं और वो ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। साथ ही साथ हमेशा की तरह ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आसानी से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए साथियों आज की वीडियो को हम यहीं स्टार्ट करते हैं। अब पहली चीज जिसके बारे में साथियों हम आज पढ़ेंगे वो है गवर्नर। हिंदी में हम इन्हें राज्यपाल कहते हैं। संविधान में गवर्नर के लिए कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? अनुच्छेद 153 और 154। 153 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। 54 उसके आगे की बात करेगा। और यहां ध्यान रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और किसी भी राज्य के कार्यकारी शक्ति को, एग्जीक्यूटिव पावर को कौन होल्ड करेगा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब आर्टिकल 155 कहेगा साथियों कि गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाएगा बल्कि अपॉइंट किया जाएगा, और ये अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। अब इसी चीज को देखते हैं कि भारत में गवर्नर का मॉडल क्या है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जैसे अमेरिका की हम बात करें साथियों, तो अमेरिका में जो गवर्नर है या अमेरिका के 50 राज्यों का जो गवर्नर है साथियों, आपको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि वो राज्य का वास्तविक प्रमुख है। लेकिन भारत में हमने कहाँ के मॉडल को अपनाया था? कनाडा के मॉडल को अपनाया था। कनाडा के मॉडल को अपनाते हुए ये सारे डिबेट साथियों ग्रेनविल ऑस्टिन वाली वीडियो जाके आप देखिएगा, संविधान सभा में हुए थे कि मॉडल कैसा अपनाना है। तो कनाडा के मॉडल को अपनाते हुए हमने किस प्रक्रिया को अपनाया? यूनियन के मॉडल को अपनाया। तो यहां ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ के रख सके और शक्ति के मामले में उसके और मुख्यमंत्री के बीच कोई विवाद ना हो। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि केंद्र के एजेंट के रूप में साथियों हमने अपॉइंटेड गवर्नर का चुनाव किया, इलेक्टेड गवर्नर का नहीं। इसी वजह से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ये कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है गवर्नर, जो कि राज्य को केंद्र के साथ जोड़ करके रख सके और यूनियन का मॉडल सफल हो सके। अब क्वालिफिकेशन ये आर्टिकल 157 में है और कंडीशंस आर्टिकल 158 में है। गवर्नर बनने के लिए साथियों जो व्यक्ति गवर्नर बन रहा है वह सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करने वाला होना चाहिए और साथ ही कि वह किसी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट को होल्ड ना करे, लाभ के पद पर बना नहीं होना चाहिए। न तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, न तो
किसी राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए और उसको जो वेतन और भत्ते दिए जाएंगे साथियों, ये उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। यहां भी साथियों क्या आप जानते हैं कि जब गवर्नर के पद को लेकर के विवाद चला तो केंद्र राज्य संबंधों पर जो सरकारिया आयोग बनी थी, सरकारिया आयोग ने कहा कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है या गवर्नर बनाया जा रहा है उसे उसके राज्य में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यदि उसको अपने राज्य में भेजा गया तो चाह के भी दलगत राजनीति के साथ स्वयं को अलग नहीं कर सकता है। दूसरा, राज्यपाल बनाए जाने वाले व्यक्ति को राजनीति की प्रक्रिया में या राजनीति की प्रक्रिया से ऊपर उठा होना चाहिए। सामान्यतया उसे बुजुर्ग होना चाहिए जो नॉर्मल पॉलिटिक्स से ऊपर उठ सका हो, और ऐसा नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति के विषय में सरकारी आयोग में कहा गया था कि उस राज्य की मुख्यमंत्री से परामर्श की जानी चाहिए। कुछ कुछ चीजें तो मानी गई। अब यहां ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल दो तरीके की जिम्मेदारियों को निभाता है, वह संवैधानिक प्रमुख भी है राज्य का और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का हेड भी है, जिसको हम डी ज्यूरो हेड कहते हैं। आईएएस 2026 का जो मेंस हुआ है साथियों, इसमें भी 250 नंबर के फुल लेंथ क्वेश्चन में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी शक्तियों के बारे में पूछा है कि किस तरीके से गवर्नर बाध्य है, मतलब ये कह लीजिए कि राज्य की कार्यपालिका की बातों को मानने के लिए। तो अभी मैंने डिस्कशन किया है यूपीएससी 2026 मेंस के पेपर्स को, जीएस2 को, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब साथियों हम गवर्नर की शक्तियों के विषय में, कार्यों के विषय में बात करते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसी प्रकार से राज्यपाल की शक्तियां होती हैं संबंधित राज्य के लिए। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। ये एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 166 में है कि किसी भी राज्य के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस किसके नाम से लिए जाते हैं, उस राज्य के गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं। इसके तहत आर्टिकल 164 और 165 के अंतर्गत राज्यपाल क्या करता है, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जैसे राज्य के केंद्र के लिए राष्ट्रपति करते हैं वैसा ही यहाँ राज्यपाल करेंगे। इसके साथ साथ राज्यपाल एडवोकेट जनरल राज्य के, साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य के निर्वाचन आयुक्त और उस राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करते हैं। इसके पश्चात देखते हैं अनुच्छेद 174, ये लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बताता है, विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। तो राज्यपाल क्या करेंगे, समन करेंगे विधानसभा को या उसके किसी सत्र को, प्रोरोग करेंगे कुछ दिनों के लिए, समापन कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं राज्य विधानसभा को मुख्यमंत्री और अन्यों के सुझाव पर। इसके बाद एसेंट ऑफ द स्टेट बिल्स, राज्य की जो कोई बिल है उसको भी राज्यपाल क्या करते हैं, तो अपना मत देते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 200 कुछ कंडीशंस बताता है जिस पर राज्यपाल राज्य विधानसभा के किसी बिल पर कार्य करेंगे। इस पर है कि कैंट गिव एसेंट, विद होल्ड एसेंट। यहाँ पे सबसे पहला वो किसी राज्य की विधानसभा के किसी बिल पर अपनी सहमति देंगे, सहमति रोक सकते हैं, और यदि धन विधेयक नहीं है तो उसको वो रिटर्न कर सकते हैं फिर से रिकंसिडरेशन के लिए, अथवा यदि राज्य विधायिका उस राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करना चाहती है, अथवा ये कहें कि कोई ऐसी विधायन मतलब कानून, ऐसा कोई कानून बनाना चाहती है जो
राज्य सूची के विषय से बाहर है तो राज्यपाल क्या करेंगे, उस प्रकार के बिलों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। अनुच्छेद 200, 201 राष्ट्रपति की भी यहाँ पर शक्तियां हैं। 201 कहता है कि जैसे केंद्र के किसी बिल को राष्ट्रपति केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, उसी प्रकार से यदि राज्य विधानसभा के किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जितनी बार चाहेंगे उस विधेयक को या बिल को लौटा सकते हैं। अगला है 213। 213 कहता है कि राज्यपाल यदि राज्य विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस पारित करेंगे, अध्यादेश पारित कर सकते हैं। जो अध्यादेश उस राज्य विधानसभा या उस राज्य के भीतर लागू रहेगा तब तक जब तक अगली विधानसभा उसको मंजूरी नहीं दे देती या खारिज नहीं कर देती है। इसके आगे है साथियों वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और इम्यूनिटी की शक्तियां। वित्तीय शक्तियों की यदि हम बात करते हैं साथियों तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के विषय में संविधान का अनुच्छेद 198, 202 एंड 207 बताता है। इसमें राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक तभी लाया जाएगा जब राज्यपाल ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी हो। साथ ही साथ वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं ये भी राज्य के का तभी आएगा जब राज्यपाल ने पहले अपनी मंजूरी दे दी हो, अनुच्छेद 202। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पार्डनिंग पावर आर्टिकल 168 क्षमादान की शक्ति है। ये कहता है कि राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं, रेप्राइव करेंगे, रेस्पाइट करेंगे और रिमिशन और पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की चीजों को, परंतु राज्यपाल के पास यहाँ दो प्रकार की शक्तियां नहीं होंगी कि वह मृत्युदंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दोनों ही शक्तियां साथियों राष्ट्रपति के भीतर होती हैं। इसका अगला है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। राज्यपाल जुडिशियल अपॉइंटमेंट करते हैं। किन किन को जुडिशियल अपॉइंटमेंट करते हैं कि यहां पर यदि किसी उच्च न्यायालय के जज के का तबादला किया जाना है या किसी और तरीके की चीजें की जानी है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करेंगे। साथ ही साथ जो जिला जज आदि की नियुक्ति, पोस्टिंग ये सब किया जाना है, किसी को डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है, पोस्टिंग की जानी है, ट्रांसफर किया जाना है, सब बिना राज्यपाल के परामर्श से नहीं होगा। राज्यपाल ही ये सब सारे काम करते हैं। इसके बाद है राज्यपाल बने हुए व्यक्ति को संविधान कुछ इम्यूनिटी देती है जो कि अनुच्छेद 361 में है कि राज्यपाल को अपने किसी कार्य के लिए किसी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा। मतलब न्यायालय के द्वारा समन करने पर राज्यपाल को वहां जाना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही साथ उनको इम्यूनिटी है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में और जब तक वो राज्यपाल रहेंगे उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। अब है साथियों कि गवर्नर के संवैधानिक स्थिति को हम देखते हैं और सिचुएशनल डिस्क्रिएशन को हम देखते हैं क्योंकि अभी ही काफी विवाद में भी रहता है। एसआर बोम्बई के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारे दिशा निर्देश भी दिए हैं। अभी भी आप सुनते होंगे कि कई सारे राज्यों में राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा के द्वारा जो बिल पारित किए जाते हैं उनको रोक लिया जाता है, उन पर मतलब अपना मत नहीं दिया जाता है, तो विवाद का पद रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में ऐसा रहता है। अभी आईएएस में भी तुरंत पूछा है, 3 दिन पहले जीएस के पेपर 2 में प्रश्न आया है यहाँ से। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 163 के तहत
राज्यपाल में डिस्क्रिएशनरी शक्तियां, स्वविवेकाधिकारी शक्तियों का पास होता है, जहां पर राज्यपाल बिना एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य विधानसभा या विधानसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके एडवाइस के बिना भी काम करते हैं। यहां कौन कौन से अनुच्छेद हैं जहां पर उनके खुद के डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, काम करते हैं, जहां वो बिना काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करेंगे? तो पहला है साथियों आर्टिकल 200 कि किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना है तो राज्यपाल निर्णय करते हैं। आर्टिकल 356 यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाना है तो भी राज्यपाल का यह डिस्क्रिशनरी पावर है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री को जब कभी भी प्रशासनिक और विधायिक कार्यों के मुख्यमंत्री से जानकारी लेनी होगी तो भी ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि राज्यपाल कभी भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिएशन है कि जब भी मान लीजिए कि हंग पार्लियामेंट होगा या मान लीजिए कि राज्य विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो किसे मुख्यमंत्री बनने के लिए निमंत्रित करना है अथवा नहीं करना है, ये सब सारी शक्तियां संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग करने को देती है या मिली है। अब साथियों हम देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है। तो ये आर्टिकल 156 कहता है कि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यपाल कैसे ऑफिस होल्ड करते हैं? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हालांकि यहां ध्यान रखिएगा सरकारिया आयोग ने यह भी कहा था कि एक राज्यपाल दलगत राजनीति से ऊपर रह करके कार्य तभी कर सकता है जब उसका कार्यकाल निश्चित रहेगा। इसीलिए कम से कम 5 वर्षों के निश्चित कार्यकाल को राज्यपाल के लिए फिक्स कर देना चाहिए। दूसरा है रिजिग्नेशन। तो यहां उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसीलिए रिजिग्नेशन भी किसी भी समय वो राष्ट्रपति को एड्रेस करके लिख सकते हैं राज्यपाल। साथ ही साथ यहां पे ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी प्रकार के इम्पीचमेंट की प्रोसेस की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। और यहां राज्यपाल को कुछ बीपी सिंघल के केस में जुडिशियल सेफगार्ड्स भी दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रेसिडेंट पावर या राष्ट्रपति की जो शक्ति है राज्यपाल को हटाने की, ये अनलिमिटेड नहीं है। और यदि किसी राज्यपाल को हटाया जाता है तो हटाने का जो ग्राउंड है वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, मनमाना नहीं होगा, विम्सिकल नहीं होगा कि अचानक से आए हटा दिए। तो इसके लिए बेसिकली केवल और केवल सरकार बदलने पर ही हटाया जाएगा ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हटाने के पर्याप्त आधार होने चाहिए। अगला है कि किसी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री। अब यहां जब हम साथियों मुख्यमंत्री को देखते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? राज्य की जनता जिसे स्वयं से चुनकर भेजेगी शासन करने के लिए, वही व्यक्ति उस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है। अब यहां पर विधानसभा में शासन कैसे होगा? तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री परिषद के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा शासन करेंगे, आर्टिकल 163 कहता है। और इन सभी को चुनाव, मतलब ये कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन चुना जाएगा? तो गवर्नर के द्वारा ये सब नामित किए जाएंगे या इनको चुना जाएगा 5 सालों के लिए। अब राज्य का डी फैक्टो हेड कौन होगा? वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होगी? तो चीफ मिनिस्टर के पास। ये आपने देखा होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने झगड़े में ये क्लियर भी किया है। अपॉइंटमेंट कैसे है प्रधानमंत्री की? 164(1) के द्वारा गवर्नर अपॉइंट करेंगे
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार। और गवर्नर, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नर को नींद खुला और किसी को भी प्रधान मुख्यमंत्री नियुक्त कर लेंगे। गवर्नर किसे नियुक्त करेंगे? मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होगा राज्य विधानसभा का, उसको नियुक्त करेंगे। कैसे? चीफ मिनिस्टर के रूप में। अब यहीं पे साथियों गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर भी है। ये डिस्क्रिशनरी पावर कहता है कि जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं होगा, हंग स्टेट लेजिस्लेटिव होगी, तो वहां पर जिस दल को सबसे अधिक बहुमत है या जिसको कैसे क्या करना है, ये शक्ति स्वविवेकीय शक्ति होगी किसकी? गवर्नर की। डिस्क्रिशनरी पावर होगा गवर्नर का। साथ ही साथ 164 कहता है कि राज्य का कोई मंत्री अथवा मुख्यमंत्री उसको किसी भी दशा में, जो मतलब उस राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसको यदि मंत्री चुन लिया गया है अथवा उस राज्य का चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है, तो उसको किसी भी दशा में 6 महीने के भीतर, अगले 6 महीने के भीतर भीतर उस राज्य की विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो पद समाप्त हो जाएगा। अब साथियों हम पावर्स को देखते हैं चीफ मिनिस्टर के, कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या है चीफ मिनिस्टर का। तो यहां ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 164(1) कहता है कि चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं कि नेम्स देते हैं गवर्नर को जिनको मंत्री बनाया जाना है, और गवर्नर सीएम के एडवाइस पर ही उनके कैबिनेट के मंत्रियों को शपथ दिलवाते हैं। चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे? पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं मिनिस्टर्स को कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो देना है, किस मंत्री को किस पोर्टफोलियो से हटाना है, किसको कहां शिफ्ट करना है। ये सब काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर स्टेट कैबिनेट के हेड होते हैं। जब स्टेट कैबिनेट की मीटिंग होनी है, कोई डिसीजन लिया जाना है, किसी प्रकार के कोई रोस्टर्स वगैरह को फाइंड आउट करना है, तो ये सारा काम कौन करेगा? स्टेट कैबिनेट। और उस स्टेट कैबिनेट को लीड कौन करते हैं, हेड कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे अपना कंट्रोल रखते हैं, और इस कंट्रोल के द्वारा किसको मंत्री पद देना है, किसका रिसफल करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे उनके अंदर होती हैं। इसके बाद साथियों गवर्नर के प्रति चीफ मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है और लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, तो ये आर्टिकल 167 में दिए गए हैं। यहाँ 167 के अकॉर्डिंग साथियों चीफ मिनिस्टर क्या होगा? प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। किसके किसके बीच? कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो डिसीजन लिए गए हैं उनको वो किसको बताएंगे? गवर्नर को उस मैटर पे जानकारी देंगे। स्टेट अफेयर्स पे कोई वार्तालाप हुई है विधानसभा में, उसकी जानकारी देंगे वो किसे? गवर्नर को। और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने किसी मैटर पर अपना डिसीजन लिया है, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्टर अभी तक उस विषय पर कोई चर्चा नहीं कर पाया है कैबिनेट के उसके, तो ये जानकारी भी चीफ मिनिस्टर किसको देते हैं? गवर्नर को देते हैं। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर विधानसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव के अंदर लीडर ऑफ द हाउस है, सदन के नेता है। और चीफ मिनिस्टर को डिसोल्यूशन का पावर होगा कि वो जब चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनाव से पहले भी क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व करवा सकते हैं गवर्नर को कह के। नीतीश कुमार को याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर, साथ ही साथ यहां ध्यान रखिएगा कि कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, वो स्टेट प्लानिंग के और इंटर गवर्नमेंटल रोल्स भी उनको दिए जाते हैं। यहां ध्यान रखिएगा कि स्टेट प्लानिंग का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। पहले ध्यान रखिएगा कि पहले प्लानिंग कमीशन के वो
राज्य के भीतर हेड थे, अभी प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में बदल गया है, तो नीति आयोग के राज्य के भीतर के वो हेड हैं। साथ ही साथ इंटर स्टेट काउंसिल के वो मेंबर हैं, अंतरराज्यीय परिषद के। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के वो मेंबर होते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं साथियों, जिसको कि दोनों को चेयर कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। ये आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, आईएएस में प्रीवियस में पूछा गया है। साथ ही साथियों, गवर्नर जोनल काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं वाइस चेयरमैन के रूप में, जोनल काउंसिल। ठीक है, हर साल 1 साल के लिए हर राज्य का चीफ मिनिस्टर उस जोन का डिप्टी हेड बनता है। और पॉलिटिकल क्राइसिस के समय का भी, उस राज्य में जब भी पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा तो उसको मैनेज करने का भी काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करते हैं। क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या है? प्राइमरी स्पोक्स पर्सन है राज्य के लेजिस्लेटिव का और एग्जीक्यूटिव का। अब चीफ मिनिस्टर की साथियों हम देखते हैं कि टेन्योर क्या होगी, रेजिग्नेशन का प्रोसेस क्या है, और रिमूवल का यदि कोई है विधान तो क्या है। तो टेन्योर ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं था, उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर का भी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो कैसे पद होल्ड करते हैं? प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत होल्ड करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि गवर्नर जब चाहेंगे तब हटा देंगे। जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव में उनको मतलब ये मेजॉरिटी है तब तक कोई नहीं हटा सकता है, और ये सामान्यतया 5 वर्षों तक चीफ मिनिस्टर अपने पद पे बने रहते हैं। अब यदि चीफ मिनिस्टर को रिजिग्नेशन देना होगा तो किनको देंगे? डायरेक्टली टू द गवर्नर, गवर्नर को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट देंगे। साथ ही साथ यहां ध्यान रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किसी इम्पीचमेंट के प्रोसेस को डिजाइन नहीं करता है। मतलब चीफ मिनिस्टर कैनॉट बी इम्पीच्ड। रिमूवल मैकेनिज्म कैसे होगा? फ्लोर टेस्ट के द्वारा, कि यदि किसी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी स्टेट लेजिस्लेटिव में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं पारित हो पाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तो इन सब मामलों में ध्यान रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, सदन छोड़ देना पड़ता है। एसआर मुंबई के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको काफी डिफाइन किया था। इसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कैसे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के द्वारा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा, कि यदि किसी चीफ मिनिस्टर को क्रिमिनल मामलों में कोई सजा हो जाती है जो 2 साल या उससे अधिक की हो तो उनको हटाया जा सकता है। इसके बाद साथियों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2014 का है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट के डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, reserving certain bills passed by the state legislature considering the president of India, consideration of the president of India, and making the rules to conduct the business of a state government. Select the correct answer using the code below. कौन कौन से होंगे? तो यहां पर ध्यान रखिएगा 356 लगाने का गवर्नर को अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है। मिनिस्टर में वो डिस्क्रिशनरी पावर को होल्ड नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 200 के तहत किसी बिल को मतलब गवर्नर के लिए रिजर्व रख सकते हैं, तो ये भी होगा। और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा है वो यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव अपना करता है। करेक्ट आंसर इज बी, 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रीलिम्स 2018 का है। ये भी कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
No criminal proceedings shall be instituted against the governor of the state in any court during his term of office. The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his terms of office. Which of the statements are correct? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तक वो रहेंगे तब तक इनको इम्यूनिटी है, कहीं भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी गवर्नर पद पे बने रहने पर इन पे नहीं लगाया जा सकता है, और जब तक एक गवर्नर पद पे रहेंगे तब तक उनको दिए जाने वाले मतलब सैलरी एंड अलाउंसेस में कमी नहीं होगा। दोनों सही होगा। करेंट आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन है साथियों 2019 का। विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर मेक्स a customary address to the members of the house at the commencement of the first session of the year. When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. Which of the statement given are correct? तो ये तो हमने अभी ही पढ़ा है कि गवर्नर क्या करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोरोग और समन करते हैं फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, और 5 साल के बाद जो नई स्टेट लेजिस्लेटिव फॉर्म होती है उसको। अब ये तो अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं कि यदि कहीं पे कोई रूल नहीं होगा तो लोकसभा के रूल को फॉलो करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर इज ए। इस तरीके से साथियों देखते हैं आप कि आपको इन शॉर्ट और इन जनरल जो हम लोगों ने तैयारी यहाँ से की है, वहां से आईएएस प्रीलिम्स से लेकर के आईएएस मेंस, स्टेट पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के सीधे सवाल डायरेक्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। साथियों, ये वीडियो में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आप इसके पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। और साथियों, आप कमेंट करके बताइएगा यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चाहिए होंगे तो वो भी आप बताइएगा कमेंट करके, हम उसको भी प्रोवाइड करवाएंगे और वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आज के लिए साथियों बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।